हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। कल आप लोग का टेस्ट है चैप्टर नंबर 1 यानी 9 टॉपिक्स का। और दूसरी बात यह है कि हाँ, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया कल, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आप लोगों ने, जो लोग का लेट एडमिशन है, जो लोग नहीं कर पाए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा किसी को बुखार था, किसी घर में शादी थी, मम्मी मना कर रही थी, फलान ढिकान बातें, ये सब मेरे सामने लेके मत आना, ठीक है। सीधी स्पष्ट बात यह है, सीधी और स्पष्ट बात यह है, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया उनका 100 रुपए का चालान कटेगा। सीधी बात यही है, बुरा लगे अच्छा लगे। और उस पैसों का होगा क्या? पार्टी होगी, ठीक है। वो सिर्फ मेरी पर्सनल पार्टी होगी, तुम्हारी कुछ नहीं होने वाली, ठीक है। सुन लो जरा कहानी सुन लो, ये सच्चाई है। बुरा लगे अच्छा लगे, जिन लोग का लेट एडमिशन है उस कारण से वो टेस्ट नहीं दे पा रहे, दैट इज ओके, कि उन्होंने किया नहीं था मेरे साथ, दैट इज ओके। इसके अलावा XYZ कोई भी बहाना हो, प्रधानमंत्री की मौत हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे को बुखार था, खांसी था, मम्मी चली गई, मैं मायके चली गई, फलान ठीक है। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। सुन लो अच्छा, बातें नहीं करो, आगे सुन लो, आगे बातें नहीं करो। देखो जरा हमारे चैप्टर, इसमें टॉपिक नंबर कल हमने लास्ट क्लास में किया था कैश बुक, और होपफुली आपने इलस्ट्रेशन 5 और 3 उसकी घर पे जाके करी होगी। होपफुली नहीं करी तो अपना नुकसान किया। अभी हम लोग आज, अब सुन लो मेरी बात, जितने टॉपिक्स अभी तक थे वो सब बहुत इजी, प्लस 11-12 के थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक। आज के बाद अब जो चैप्टर आएंगे वो अच्छे लेवल के टॉपिक्स हैं, फाउंडेशन लेवल में उनका थोड़ा सा डिटेल है। अब जैसे डेप्रिसिएशन है, ये आपने जो 12th में पढ़ा वो तो है ही फाउंडेशन में, उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो फाउंडेशन लेवल में है। तो अभी तक भी जिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका 11-12 का था, वो सब बेसिक्स था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो बच्चे को आता है, उसकी टेंशन नहीं है। अब से जो चैप्टर हैं उनमें ऐसे नए टॉपिक्स हैं जो 12th में नहीं थे। तो अब छुट्टियां मत मारना और कोशिश करना कम से कम ऑफ लो। अगर बिल्कुल बहुत रेयर इमरजेंसी है तो एक अलग पॉइंट है, अदरवाइज ऑफ मत लेना। हर चैप्टर में कोई ना कोई नई चीज आएगी, हर टॉपिक में, जो आपने 11-12 में नहीं पढ़ी होगी। तो कृपया करके, इसलिए आपको बता रहा हूं कि अब ऐसा मत करना। जैसे इन्वेंट्री आया, BRS आया, इनमें वो सब बातें तो है ही जो 11-12 में थी, उसके अलावा नई चीजें भी हैं इन सब में, इन सारे टॉपिक्स में अब जो भी आएंगे। अभी तक हमने किया, बेसिक्स किए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, ये सब 11-12 वाला था, अब नहीं है। लेकिन ऐसा आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। इसमें से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, मिनिमम 4 से 6 नंबर का, इधर प्रैक्टिकल और थ्योरी, कुछ भी आ सकता है। अभी आपको बता दूंगा इसमें से थ्योरी क्या क्या क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं और क्या प्रैक्टिकल में आ सकता है। हेडिंग डाल लो डेप्रिसिएशन। आज से हमारे अच्छे वाले चैप्टर्स अब शुरू होंगे। अच्छे वाले चैप्टर्स का मतलब थोड़ा सा जिसमें डिटेल टेक्निकल बातें हैं। हेडिंग डाल लो डेप्रिसिएशन।
हेडिंग डाल लें डेप्रिसिएशन, और कल आपके पहले 9 टॉपिक्स का टेस्ट है। हैं जी, पहले इंग्लिश की क्लास होगी, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर लॉ का भी होगा। कल तुम्हारा शनि भारी होगा, सीधी बात यही है। और जो छुट्टी मारेगा उसके लिए 100 रुपए का चालान भी है, और मैं काटूंगा वहां खड़े होकर, पहले बता रहा हूं। ये बात ध्यान रखना। मैं आपको मजाक लग रही होगी ये चीज, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर मंडे ऑनवर्ड्स इफ यू आर नॉट गिविंग टेस्ट और यू आर नॉट गिविंग 100 रुपीज। दोनों में से एक चीज आपको देनी पड़ेगी, या टेस्ट या 100 रुपए। हाँ जी बताएं। सुनने दो, कैश बुक का तो पूरा कर लो। मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। हेडिंग डाल लो डेप्रिसिएशन। अभी पहले डेप्रिसिएशन करेंगे आज हम लोग, फिर आगे चलेंगे। हेडिंग डाल लो डेप्रिसिएशन। अच्छा बताओ जी, डेप्रिसिएशन का क्या बेसिक्स आपको पता है? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट? फिक्स्ड एसेट। फॉल इन कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू, करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू? पक्का? फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। आओ जरा एक एक करके इसके बारे में पहले थ्योरी पढ़ते हैं, हल्की फुल्की आपको रिकॉल कराते हैं। सबसे पहला पॉइंट आया, डेप्रिसिएशन बेसिकली है क्या? डेप्शन का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू में गिरावट आती है किसी भी एसेट की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अभी नोटिंग मत करो, समझो। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड ओनली टू फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट पे कोई डेप्शन नहीं लगती है। डेप्रिसिएशन इन फॉल इन कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसको हमने दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया। इट इज बेसिकली व्हाट? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग क्या? फिक्स कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब आप एक एसेट की कॉस्ट को उसकी लाइफ के दौरान तोड़ तोड़ के दिखाते हो, और वो जो एक हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल लें, 10 लाख की मशीन आप लेके आए, वो 10 साल चलेगी, तो आप क्या करते हो? 10 लाख को डिवाइड करते हो 10 साल से, तो 1 लाख रुपए डेप्शन निकालते हो। आपने किया क्या? जो उसकी बुक वैल्यू थी उसको डिवाइड कर दिया किस चीज से? उसकी यूजफुल लाइफ से। पॉइंट क्लियर हो गया? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आपने पढ़ा हुआ है। एसएलएम में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। कैसे निकालते हैं जरा बताना? अभी करेंगे प्रैक्टिकल। वैसे ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन, इफ अगर कुछ दे रखी है तो, माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ऐसे निकालते हैं एसएलएम से, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। यही करते हो। नेक्स्ट, एसएलएम कब यूजफुल होता है? एसएलएम मेथड आप कब लगा सकते हो? एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड आप कब लगा सकते हो? जब एसेट की आपको लाइफ बता रखी हो। अगर एसेट की लाइफ ही नहीं पता कितने साल चलेगी, तो क्या आप एसएलएम लगा सकते हो? नहीं, तब आप लगा नहीं सकते। तो एसएलएम इज यूजफुल व्हेन यूज ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड इन टाइम। पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन फंड मेथड इज डिजाइंड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑल्सो एक्यूमुलेटेड फंड्स फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। अब ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। देखो होता क्या है, ध्यान से देखना। ये बात आपको पता है कि 10 लाख की मैं मशीन लेके आया, ठीक है, वो 10 साल चलेगी, तो हर साल डेप्शन कितना लगने वाला है? 1 लाख रुपए। 10 साल बाद आप नई मशीन कहां से लाओगे? सवाल ये है। हम क्या करेंगे? जितनी जितनी डेप्रिसिएशन जिस साल लगती चली जाएगी, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरेटिकल आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, प्रैक्टिकल अलग करेंगे हम लोग इसका। जितनी डेप्शन जिस साल लगेगी उतना पैसा मैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स एक गुल्लक में डालता रहूंगा। एक उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। मैं अपने प्रॉफिट्स में से 1-1 लाख रुपया जो डेप्शन लग रही है वो पैसा कहां निकालता रहूंगा? वो एक फंड में डालता रहूंगा। उससे होगा क्या? 10 साल में 10 लाख रुपए डेप्शन लगेगा, 1-1 लाख करके इंटू में 10 इयर्स। इतने में आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे भी हो जाएंगे, जिससे आप कल को अपनी एसेट को रिप्लेस कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो डेप्रिसिएशन फंड मेथड क्या बना है? इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड, डेप्शन तो लगेगी, एंड ऑल्सो आप क्या करो? एक्यूमुलेट कर लो अपने फंड्स को फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। जितनी जितनी डेप्शन लगती जाएगी उतना उतना पैसा अपनी गुल्लक में डालते चले, पैसा रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हो जाएगा आफ्टर 10 इयर्स। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट,
एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू फंड अकाउंट। बहुत अच्छा पॉइंट है। सिंकिंग फंड के बारे में जानते हो कुछ? सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है? आप ध्यान से सुनना, पूरी कहानी सुनना। ये बिल्कुल एक ना सीए के एंगल से। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात क्या बोली थी कि सर आप क्या करोगे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 10 लाख की मशीन है 10 साल चलेगी, तो हर साल डेप्शन कितना लगेगा? 1-1 लाख। ऑप्शन नंबर 1, आप सर क्या करो, 1 लाख रुपए हर साल डेप्शन लगेगी, अपने प्रॉफिट से निकालो और एक गुल्लक में डाल दो, और 10 साल में वो 10 लाख हो जाएंगे। हर साल आप 1-1 लाख डालोगे, 10 लाख हो जाएंगे। 10 साल बाद उससे मशीन ले लेना, कहानी खत्म। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि 1-1 लाख रुपए जो गुल्लक में डालने हैं या फंड में डालने हैं, मैं उसको आइडल क्यों रखूं? उस फंड को मैं आइडल क्यों रखूं? अपने पास गुल्लक में डालता रहूंगा तो क्या वो पैसा ब्याज देगा मुझे? नहीं देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? हर साल कुछ पैसा अमाउंट, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात मैं बाद में करूंगा। हर साल कुछ पैसा अपने गुल्लक में डालना चाहिए, जिसको बैंक में इन्वेस्ट करूं तो वो 10 साल के दौरान वो पैसा मुझे एंड में कितना चाहिए? 10 लाख रुपए। तो पॉइंट समझो, हर साल 1-1 लाख डालता हूं तो भी 10 लाख हो जाएंगे। हर साल सर अगर आप 80,000 डालो तो यार, अगर मैं 10 साल में 80,000 डालूंगा अपनी जेब से तो मेरे तो जेब से कितने जाएंगे? 8 लाख। लेकिन हो सकता है उन पे ब्याज लग के आपके वो कितने हो जाएं? 10 लाख। मैं एक जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, कैसे कैलकुलेट किया मैं उसकी बात बाद में करूंगा। तो सिंकिंग फंड में होता क्या है, ध्यान से देखना। जितनी डेप्शन लगी, 1 लाख डेप्शन लगी, उससे कुछ कम अमाउंट या उससे ज्यादा लगाऊं? कम, तभी तो ब्याज लग के वो चीज ज्यादा हो जाएगी। उससे कुछ कम अमाउंट गुल्लक में डालो, और उस गुल्लक में जो पैसे आप डाल रहे हो उसको आइडल मत छोड़ो। उस फंड से आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट खरीद लो जो आपको क्या दे जाएगी? इंटरेस्ट दे जाएगी, और इंटरेस्ट दे दे के वो अमाउंट ऑटोमेटिकली 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हर साल कितना अमाउंट डालूं इस गुल्लक में, जिसको इन्वेस्ट करने पर, जैसे समझो पहले साल जो पैसा डालोगे उसको 9 साल इन्वेस्ट करोगे, दूसरे साल जो पैसा डालोगे उसको 8 साल इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन दी एंड आपके पास 10 साल है। 10 साल के बाद आपको एंड में कितना पैसा चाहिए? 10 लाख रुपए फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। पहले साल पैसा डाला उसको 9 साल तक इन्वेस्ट किया, दूसरे साल पैसा डाला उसको 8 साल तक किया, तीसरे साल पैसा डाला उसको 7 साल तक इन्वेस्ट किया। जो लास्ट ईयर में पैसा डाला उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अब तो पैसा निकालने की बारी आ जाएगी, 10 साल कंप्लीट हो गए। पॉइंट क्लियर हुआ? तो कितना पैसा डालूं हर साल जिसका कंपाउंडिंग हो कि वो पैसा 10 साल बाद कितना हो जाए? 10 लाख हो जाए। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड। इसमें होता क्या है, जितना डेप्शन लगा उससे कुछ कम अमाउंट, उसकी कैलकुलेशन अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं उसमें, उससे कुछ कम अमाउंट आप गुल्लक में डालते हो, और गुल्लक से पैसा निकाल के आप कहां डाल देते हो? इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हो, या तो बैंक में रख देते हो ब्याज कमाने के लिए, या फिर किसी कंपनी के शेयर्स में क्या कर देते हो? इन्वेस्ट, ताकि वो पैसा बढ़ बढ़ के ऑटोमेटिकली कितना हो जाए? 10 लाख हो जाए। लेकिन सर जरूरी है क्या वो 10 साल बाद 10 लाख हो जाएगा? नहीं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर को। हो सकता है वो पैसा 10 का 12 हो जाए, हो सकता है वो पैसा 10 का 9 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी, अब देखो होगा क्या, आपने पैसा हर साल निकाल के उस गुल्लक में डाला, उस गुल्लक से पैसा निकाल के आपने कहां डाल दिया? इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब 10 साल पूरे हो गए तो क्या करोगे? सर जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है ना शेयर्स में, उसको हम क्या कर देंगे? बेच देंगे। बेचोगे तभी तो पैसा आएगा, क्योंकि आपको पैसा चाहिए फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसको बेच दिया, बेच के लेट सपोज 12 लाख रुपए आ गए। अब क्या करोगे? सर 12 लाख में से ना 10 लाख रुपए की तो हम एसेट ले लेंगे, बाकी 2 लाख कंपनी के प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे। कंपनी को प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट से, सीधी बात ही है। कंपनी का टारगेट नहीं था प्रॉफिट कमाने का, कंपनी का टारगेट क्या था कि मेरे पास 10 लाख हो जाए ताकि मैं एसेट रिप्लेस कर पाऊं। लेकिन कल को फायदा हो गया तो कंपनी के प्रॉफिट में चला जाएगा, नुकसान हो गया तब भी कंपनी के लॉस में चला जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन ये लाइन क्या बोल रही है? एनी प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू फंड अकाउंट। पहले जो इन्वेस्टमेंट बेच के फायदा या नुकसान होगा वो फंड में आएगा। फंड कहां से बना था? पैसा फंड में कहां से आ रहा था? आप अपने प्रॉफिट में से तो पैसा डाल रहे थे फंड में, और फंड से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे। अब इन्वेस्टमेंट बेची, उसमें फायदा नुकसान हुआ तो पैसा कहां डालोगे? वापस से फंड में, और फंड में जो बच जाएगा या कम पड़ेगा वो भी वापस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इनडायरेक्ट तो जाना वही है। जब आपने पीएनएल से फंड बनाया, फंड से इन्वेस्टमेंट ली, इन्वेस्टमेंट बेचने पर फायदा हुआ तो फायदा वापस से फंड में आया, और फंड से वापस कहां जाएगा? पीएनएल में। सिंपल कहानी है। तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, एनी प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू फंड अकाउंट। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये सिर्फ हमने बेसिक्स, आपको मैंने थ्योरी बताई है, प्रैक्टिकल करेंगे इसका। नेक्स्ट, अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर्स। मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी? एन्युटी का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट आफ्टर एवरी पीरियड।
एन्युटी का जो मतलब है फिक्स्ड अमाउंट आफ्टर एवरी पीरियड। पीरियड महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, हफ्ता भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है। तो जो भी फिक्स्ड अमाउंट आप बैंक में जमा कराते हो या बैंक से निकालते हो, जब भी कभी फिक्स्ड अमाउंट की बात होती है आफ्टर एवरी पीरियड, उस कॉन्सेप्ट को एन्युटी बोलते हैं। आपने बचपन में यानी अपनी 12th में डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड पढ़े होंगे मेजरली, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। बड़े हो गए अब हमारे लिए एक मेथड और आ गया, कौन सा? एन्युटी मेथड। बस इतना सा जान लो अभी के लिए। एन्युटी मेथड के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे, सर कैसे लगाते हैं हमें तो आता नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे। एन्युटी मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डिडक्शन क्या रहेगी? फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर्स। बस आपको ये जानना है। अभी थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल करेंगे सर कैसे निकालते हैं, मैं प्रैक्टिकल पूरा आपको डिटेल में कराऊंगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अभी हम सिर्फ थ्योरी बात करें, समराइज पॉइंट्स। अब देखो ये आपके मेथड्स हैं जो आपको सीखने हैं, एग्जाम रेलेवेंट मेथड जो आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल आएगा। एसएलएम मेथड से डेप्शन निकाल दो, डब्ल्यूडीवी से निकाल दो, ये तो सर हमने बचपन में किया। उसके अलावा क्या ये चारों की है? एक है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसके हिसाब से कभी किया डेप्रिसिएशन? नहीं किया। मशीन आर रेट मेथड, ये भी नहीं किया होगा। सम ऑफ ईयर परचेज मेथड, ये शायद सुना हो, शायद, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट आ गया एन्युटी मेथड। अभी तुमको क्या लगता है एग्जाम में अगर डेप्शन का क्वेश्चन आया तो पहले दो में से देंगे या बाद के चार में से? बाद के चार में से 90% चांस है। पहला 10% चांस है डब्ल्यूडीवी एसएलएम। अगर अटेम्प्ट आपका आसान आया तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी, मुश्किल आया तो बाकी चार में से। उसका रीजन एक ही है, ये टेस्ट करना ही नहीं आपको डेप्शन आती कि नहीं आती, ये टेस्ट करना है फाउंडेशन में कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। बेसिकली डेप्शन लगानी सबको आती है, एसएलएम डब्ल्यूडीवी से आप 12th सब लोग क्लियर करके आए, कोई ऐसी आफत नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये सारे मेथड्स अपने को डिटेल में सीखने, अब हम एक एक करके एक एक मेथड उठाएंगे। अभी आप आगे देखोगे एक एक करके मैं इसका मेथड उठाने वाला हूं। पहला मेथड आएगा हमारा एसएलएम प्रैक्टिकल, थ्योरी खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल पे आएंगे। ये मेरा तरीका है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं वट एवर इज रिक्वायर्ड, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में एक एक मेथड उठाते हैं, उसका एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल के जरिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला ये आ गया, दूसरा प्रोडक्शन यूनिट आया, उसके बाद आपका ऐसे ही चलता चला जाएगी कहानी। तीसरा सम ऑफ ईयर डिजिट आएगा। चौथा मेथड आपका डब्ल्यूडीवी आएगा, जो कि डायग्रामेटिकली जब आपको समझाऊंगा आपको। आप देखो पॉइंट क्या है ना, डब्ल्यूडीवी भी अगर आया एग्जाम में तो वो बचपन वाले मेथड भूल जाओ। अब यू डोंट हैव टाइम इन योर एग्जाम की 3 घंटे में पेपर करना है। डब्ल्यूडीवी का भयंकर सवाल आया, मैं लगाऊं आधा घंटा उसमें लगा दिया, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अब मैं आपको कैलकुलेटर में शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा डायग्रामेटिकली कि हम करेंगे क्या वाले हैं, जिससे आप तुरंत डायग्राम मतलब निकाल लोगे, डेप्रिसिएशन तुरंत निकाल लोगे। ये आपको डायग्राम के जरिए, डायग्राम प्लस कैलकुलेटर दो चीज चाहिए। डायग्राम आपको समझाता है कि हम कैलकुलेटर में जो कर रहे हैं वो एक्चुअली किसको किससे मल्टीप्लाई करके हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये मेरी प्रैक्टिकल में मतलब थोड़ा सा मेरे को कीड़ा है कि आपको एक एक चीज डिटेल में समझ में आए डायग्राम्स के थ्रू कि हम करते क्या है बेसिकली। जो आप बहुत चीजें होती हैं मैथ्स में जो अपने के ऊपर से निकल जाते हैं, उसका रीजन मेरे को जो लगता है पर्सनली ये है कि बच्चे के सामने जब पूरा खोल के कोई चीज रख दो ना कि भाई ये चीज है, उसको समझ में आता है अच्छा ये चीज यहां जा रही है, ये चीज उसका लॉजिक समझ में आता है। तो ये डायग्राम्स आपको वही काम करेंगे। डब्ल्यूडीवी को भी मैं चाहता तो 2 मिनट में आपके लिए खत्म कर दूंगा। डब्ल्यूडीवी आपने 12th में किया, दैट इज ओके, कर लेना खुद से, बट नहीं, उसको भी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि करते कैसे हैं कैलकुलेटर के थ्रू और होता क्या है बेसिकली, कौन से फिगर कहां जा रही है और हो क्या रहा है एग्जैक्टली। दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग प्रैक्टिकल। तो अभी हम फिलहाल थ्योरी पे आते हैं। अभी तक जो हमने किए बिल्कुल बच्चे चैप्टर थे, अभी तुम्हें समझ में आएगा आगे है क्या। तो एग्जाम रेलेवेंट मेथड्स आ गई है हमारे, ये आपके एग्जाम में रेलेवेंट है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी का आ सकता है, डेप्शन क्यों लगती है, ये तो आप भी बता सकते हो। डेप्शन क्यों लगती है? पहला पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीत गया तो वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट वियर एंड टीयर, यूज करते हैं तो डेप्शन लगता है, वैल्यू कम हो जाती है। और बताओ ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है वो नीचे समझाए। ऑब्सोलिसेंस का मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कांस्टेंट यूज, किसी चीज को यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट अब ये वर्ड्स याद करो, मैंने आपको कहीं ना कहीं बताए ये वर्ड्स, मैंने कहा था डेप्शन में डिटेल में आएंगे। डेप्रिसिएशन वर्ड किस कहां पे यूज होता है? ऑन टेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड पे डेप्शन लगती है क्या? कभी देखा है क्या लैंड पे डेप्शन लगाते हुए? लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती है। डेप्रिसिएशन किस पे लगती है? वर्ड हम कहां यूज करते हैं? ऑन टेंजिबल एसेट्स। डिप्लीशन वर्ड हम कहां यूज करते हैं? माइंस के केस में। मैंने आपको बताया था कोल माइंस, एक कोयले की खान है, उसमें 10,000 टन कोयला है। अगर आपने उसमें से 1,000 टन कोयला निकाल लिया तो क्या उस माइन में, उस माइन की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। लेकिन उसको क्या बोलेंगे? उस माइन पे क्या लगा? डेप्रिसिएशन नहीं लगा, उस माइन पे क्या लगा?
डिप्लीशन। नेक्स्ट आता है अमोर्टाइजेशन, ये कब लगेगा? पता ही है, अपने को पता है, वर्ड का बस हेर फेर है। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल की वैल्यू कम होगी, पेटेंट की वैल्यू कम होगी, गुड, तो वो क्या लगेगा? अमोर्टाइजेशन। और ऑब्सोलिसेंस वर्ड कब यूज होता है? जब क्या आ जाती है? न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी के दाम क्या होते हैं? गिर जाते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं ऑब्सोलिसेंस। पॉइंट क्लियर है यहां तक? आओ जी, अब इसको नोट करना शुरू कर दो।
कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा? एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू फंड अकाउंट. तो क्या मान के चलूं, मतलब तुम्हारे को अगर पैसा जोड़ना है, एजम्पशन क्या लेके चलोगे, कितनी बढ़ जाएगी कितनी घट जाएगी, हमें तो नहीं पता. तो एक उतना अमाउंट तो लेके चलती है, 10% प्लस माइनस होगा, देखेंगे उस समय, लेकिन मेजर अमाउंट तो आ ही जाएगा. चले जी, हो गया नोट यहां तक. हटा दू जी इसको. नेक्स्ट नोट करो, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. चले जी, हो गया यहां तक. नेक्स्ट पॉइंट देखो जी. नेक्स्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट है, वेजेस और एनी एक्सपेंस. ये बात अपने को पता है, वेजेस और एनी एक्सपेंस बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन होने से पहले
वेजेस और एक्सपेंस कहां चले जाते हैं, कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। ये बात पता है आपको, मशीनरी अकाउंट में डेबिट करते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या है, इज टू बी कैपिटलाइज्ड और एडिड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। पॉइंट क्लियर है। जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं हो जाती उस पर होने वाले सारे खर्चों का क्या करते हो, मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हो। वही बात लिखी गई है इंग्लिश में, और कुछ नहीं, नोट कर लो। करो फटाफट, नोट करो। यार तुम व्हाट्सएप यूज नहीं करते मेरे को लगता है। बिफोर installation of machine is to be capitalized or added to cost of asset। चले जी, हो गए यहां तक। प्रैक्टिकल शुरू करते हैं एक एक करके। पहले आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपके बचपन में आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। थ्योरी को कर दो दी एंड, अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। प्रैक्टिकल में सबसे पहले आया स्ट्रेट लाइन मेथड। जरा बताओ एक एग्जाम्पल, बच्चों वाला बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। कॉस्ट है 10 लाख और लाइफ है 10 साल। कॉस्ट है 10 लाख, लाइफ है 10 साल और सैलवेज वैल्यू है 2 लाख। तो इसकी डेप्शन कैसे निकालोगे सर, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 10 लाख माइनस 2 लाख सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 10 ईयर्स। तो पर ईयर कितना आ गया, 80,000। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगला सवाल ये हो सकता है आप लोग को दिक्कत दे जाए। 80,000 रुपए एक साल की डेप्रिसिएशन है। मैं पूछ रहा हूं परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट डेप्शन लग रहा है हर साल। डेप्शन कितना लग रहा है हर साल, 80,000 डिवाइड बाय 10 लाख या 80,000 डिवाइड बाय 8 लाख। 80,000 डेप्शन है एक साल का, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं एक साल में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है। परसेंट में निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 80,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 100 या 8 लाख से डिवाइड करूं, पक्का, ठीक है। रेट कैसे निकालते हैं ये बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, लोग नॉर्मली इसमें गलती करते हैं। रेट निकलता भी ओरिजिनल कॉस्ट से है और लगता भी ओरिजिनल कॉस्ट से। लाइन आपको अभी आगे काम आएगी। रेट जो हमेशा निकालोगे उसको डिवाइड भी किससे करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट से। और जब कभी रेट गिवन हो तो रेट लगता भी किस पे है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। पॉइंट क्लियर है। तो रेट कैसे निकाला, डेप्रिसिएशन जो लगी पर ईयर डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू में 100। इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट हेयर। यहां पे डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, वर्ड का मतलब जानना चाहता हूं मैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट 10 लाख या 8 लाख, सोच लो। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब जिसको डेप्रिशिएट करना है, जिस वैल्यू को आपको तोड़ तोड़ के दिखाना है, 8 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू 8 लाख विल बी कॉल्ड एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। पॉइंट क्लियर हो गया। 8 लाख को क्या बोलोगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट। पॉइंट क्लियर है। बेसिक्स थे ये तो आपको आते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है पॉइंट। आओ इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे।
चले जी आगे चलें। चलें जी आगे चलें। सेकंड हमारे बचपन का जो मेथड है वो है WDV, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास यूज करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड पे। सेकंड हम लोग करते हैं अभी प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अब जरा ध्यान से सुन लेना, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। सुनो जरा, कहानी सुनो, पहले सुन लो उसके बाद नोट करना। हमारी एक मशीन में लेके आया जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज। एक मशीन जो कि 10 लाख की है, जो कि मुझे पता है एस्टिमेटेड 5 लाख यूनिट अपने जीवन में, अपनी पूरी लाइफ के दौरान वो बना पाएगी। एक मशीन जो कि आप कितने की लेके आ रहे हो, 10 लाख की, और वो पूरे लाइफ में कितनी यूनिट बना पाएगी, 5 लाख। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके यूनिट बनी हमारी 5 लाख यूनिट बन गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सारी की सारी 5 लाख यूनिट पहले साल में बना दूं तो इसका मतलब वो मशीन 100% फुली डेप्रिशिएट हो गई पहले साल में ही, तो पूरी की पूरी 10 लाख डेप्शन कहां जाएगी, पहले साल में। पॉइंट समझो बात, मैं क्या बोल रहा हूं। हमें जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो लगानी है यूनिट के हिसाब से, कि 10 लाख रुपए की मशीन अगर 5 लाख यूनिट बना सकती है तो ऑन एन एवरेज इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 रुपए की मशीन लग रही है। आप ऐसा कह सकते हो 10 लाख की मशीन है जो कितनी यूनिट बनाएगी पूरे जीवन में, 5 लाख, तो एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए की मशीन खर्च हो जाएगी, 2 रुपए की मशीन खर्च हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि 5 लाख यूनिट बनाएगी, यूनिट बना सकती है मशीन। 2 लाख पहले साल बनाए, 1 लाख दूसरे साल, तीसरे साल फिर 2 लाख यूनिट बनाई, तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगी सर। अगर 5 लाख यूनिट टोटल बन सकती है 10 लाख की मशीन से, यानी एक यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपए की मशीन, तो 2 लाख अगर पहले साल बनाएगी तो 2 लाख इंटू में 2 रुपए पर यूनिट, कितनी, 4 लाख की डेप्शन लग जाएगी पहले साल, 2 लाख की डेप्शन सेकेंड ईयर और 4 लाख की डेप्शन थर्ड ईयर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर। इसमें SLM में और प्रोडक्शन यूनिट में क्या फर्क है। SLM में हम डेप्रिसिएशन को एक फिक्स्ड टाइम के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखो, आपने 10 लाख को किससे डिवाइड किया, 8 लाख को, 10 साल से। आपने यहां डेप्रिसिएशन बांटने का जो तरीका निकाला वो नंबर ऑफ ईयर्स निकाला, आप एक एक साल में उसको बांट रहे हो, खत्म। यहां पे आप डेप्रिसिएशन बांटने का तरीका जो है वो किस बेस पे, ईयर के बेसिस पे नहीं है, यूनिट के बेसिस पे है। तो 10 लाख की मशीन अगर 5 लाख यूनिट बनाएगी तो एक यूनिट यानी कितने रुपए की पड़ गई, 2 रुपए में आपकी एक यूनिट बन रही है। 2 रुपए पर यूनिट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। या ये कह सकते हो लेमन लैंग्वेज में कि एक यूनिट को बनाने में 2 रुपए की मशीन खर्च हो रही है। सीधी बात है, 10 लाख की मशीन में 5 लाख यूनिट बनेगी तो एक यूनिट बनाने में कितने रुपए की मशीन खर्च हो रही है, 2 रुपए की। पहले साल आपने 2 लाख यूनिट बनाई है, तो 2 लाख यूनिट इंटू में 2 रुपए पर यूनिट, तो 4 लाख की डेप्शन लग गई पहले साल, कोई टेंशन नहीं है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे आप, सेकंड ईयर में डेप्शन कैसे निकालोगे, 1 लाख यूनिट है, इंटू में 2 रुपए पर यूनिट डेप्शन लग रहा है, तो टोटल डेप्शन कितना हो गया, 2 लाख रुपए। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। एग्जाम्पल नंबर 2 इसी का देखना जरा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक मशीन की कॉस्ट है 9 लाख, उसमें यूनिट वो बना पाएगी कितना, 4 लाख यूनिट बना पाएगी। लेकिन 3 साल के दौरान उसने 4 लाख कैसे कैसे बनाया, पहले साल 1 लाख बनाई, दूसरे साल 2 लाख बनाई, तीसरे साल 1 लाख बना ली, ऐसे करके 4 लाख यूनिट बनाई है। और स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू का मतलब कि 3 साल बाद अगर इस मशीन को बेचे तो स्क्रैप कबाड़ी वाला अपने को कितने पैसे देगा, 1 लाख। मशीन मेरे को कितने की पड़ेगी, 9 लाख की या 8 लाख की, 8 लाख की। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 8 लाख, 8 लाख को आपको डेप्रिशिएट करना है। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर 8 लाख रुपए की मशीन आप लेके आ रहे हो और वो कितनी यूनिट बना पाएगी, 4 लाख यूनिट। तो वही सेम बात हो गई, एक यूनिट पे कितने रुपए आपके खर्च हो रही है, 2 रुपए पर यूनिट हो गया, और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो इस केस में डेप्शन कितनी आएगी, सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर की डेप्शन सर 2 लाख यूनिट है, इंटू में 2 रुपए पर यूनिट डेप्रिसिएशन है, तो कितनी हो गई, 4 लाख। पॉइंट क्लियर हो गया।
तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट नॉट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। सर यहां तो कोई स्क्रैप वैल्यू थी नहीं, इसीलिए हमने डेप्शन किस पे हिसाब से निकाल दिया, 10 लाख के हिसाब से। लेकिन यहां पे आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 लाख। 9 लाख की मशीन है, 1 लाख स्क्रैप वैल्यू, तो आपकी जेब से गए 8 लाख। 8 लाख में 4 लाख यूनिट बना पाओगे तो पर यूनिट 2 रुपए की डेप्शन इंटू में नंबर ऑफ यूनिट, जिस साल में जितनी यूनिट बन रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उस साल की डेप्शन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक, नोट करो इसको। चलिए जी, हो गया नोट यहां तक। सिमिलरली अब ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट में आपने डेप्रिसिएशन जो लगाई है वो किस बेसिस पे लगाई है, आपका बेसिस क्या था, नंबर ऑफ यूनिट। सिमिलरली बेसिस हमारा नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स। मतलब सर बस यूनिट की जगह वर्ड लगा दो आवर्स। जैसे कि एक मशीन आप लेके आए 10 लाख रुपए की और एस्टिमेट किया कि 5 लाख घंटे वो मशीन चलेगी, तो हर यानी 1 घंटे में कितने की रुपए की डेप्शन हुई, 2 रुपए की। सिंपल है, यूनिट की जगह बस वर्ड क्या आ गया,
आवर्स आ गया कि एक मशीन आप 10 लाख की लेके आए हो और लेट्स सपोज वो 5 लाख आवर्स चलेगी, 5 लाख घंटे चलेगी, तो एक घंटे में डेप्शन कितनी लगी? 2 रुपए की मशीन खर्च हो गई एक घंटे में। और लेट्स सपोज पहले साल में ही अगर पूरे 5 लाख घंटे आप उसे चला दोगे तो 100% डेप्शन पहले साल में लग गई, तो पहले साल की डेप्शन कितनी आ जाएगी? पूरी की पूरी 10 लाख। सिमिलरली मैं बोलता हूं कि 5 लाख घंटे मशीन चलेगी, 2 लाख घंटे यहां, 1 लाख यहां, 2 लाख यहां, तो क्या बोलोगे सर? डेप्शन का अमाउंट सेम आएगा, बस वर्ड यूनिट की जगह क्या चेंज हो गया? आर्स, और कुछ फर्क नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? सिर्फ वर्ड जो चेंज हो गया वो यूनिट की जगह आर्स हो गया, उसके अलावा उसको हम करेंगे थोड़ा आगे जाके, उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट जो हम मेथड करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। हेडिंग डाल लो, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। यूनिट और आर्स में कोई फर्क नहीं है, बस वर्ड यूनिट की जगह क्या हो सकता है? आर्स हो सकता है, और कोई फर्क नहीं है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड जरा देख लें एक बार, समझ लें, उसके बाद नोट करें। एग्जाम्पल ये है कि 5 साल मशीन की लाइफ है, 1 2 3 4 5 साल मशीन की लाइफ है। कॉस्ट है 10 लाख, इंस्टॉलेशन 1 लाख, तो मशीन आपको कितने की पड़ गई? 11 लाख की। ठीक है, डेप्रीशिएबल अमाउंट कैसे निकालोगे सर? स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, कॉस्ट से 11 लाख, 11 लाख माइनस 1 लाख, आपको मशीन कितने की पड़ी? 10 लाख, यानी आपको 10 लाख रुपयों को डेप्रिशिएट करना है ओवर 5 इयर्स। मेथड का नाम दे रखा है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर, सम ऑफ ईयर का मतलब सालों का टोटल, डिजिट मेथड यानी उसके हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेटली बांट देना है। जैसे कि इस मेथड के पीछे का लॉजिक क्या है, देखो हमारे 5 साल हैं, 500 सालों का सम कितना आ जाएगा? 500 सालों का सम 15, 1 2 3 4 5 ईयर्स है 15। सम ऑफ ईयर, सम ऑफ ईयर कर दिया हमने, उसके हिसाब से इसको बांटना है। डेप्रिसिएशन लगानी किस अमाउंट पे है? 10 लाख पे। सर उल्टी कैलकुलेशन चलेगी, 5/15, देखो 15 हो गए ना, 15 से आप डिवाइड करोगे, 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15, उल्टा अपने को ईयर शुरू करने, जैसे 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, इस रेशियो में आपको डेप्रिसिएबल अमाउंट को बांट देना। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मैं चाहता तो डेप्रिसिएशन 1/5, 15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15 सीधे तरीके से भी लगा सकता था। उससे होता क्या? पहले साल की डेप्शन कम आती, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ये तो आप मेथड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो थोड़ी कर रहे हो, आप तो कम अपने एक्सपेंस को आज कम लगा रहे हो और बाद के लिए ज्यादा छोड़ रहे हो। तो ऑप्शन क्या थी सर? या तो सीधे तरीके से रेशियो में बांट दो या उल्टे तरीके से बांट दो। तो प्रूडेंस को अगर हम दिमाग में रखें तो प्रूडेंस क्या बोलता है? शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा, बाद में कम, फिर कम, ऐसे चलती चली जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन इसके पीछे का लॉजिक प्रूडेंस है, पहला पॉइंट। दूसरा हम कर क्या है, बिल्कुल देसी भाषा में समझो। हमने 10 लाख को डेप्रिशिएट करना है, 15 सालों में 15 उसमें डेप्रिशिएट करना है रेशियो में। तो आप क्या कर रहे हो? 10 लाख को जब आप डिवाइड बाय 15 करते हो तो आपने उसके 15 हिस्से कर दिए, एक तरीके से 10 लाख के 15 हिस्से कर दिए, 5 हिस्से यहां चले गए, 4 3 2 और 1। यानी इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं टेक्निकली, तो आप 10 लाख को 1:2:3:4:5 की रेशियो में बांट रहे हो, लेकिन उल्टा 5 4 3 2 1 इस रेशियो में आप बांट रहे हो। सर अगर ये सवाल 6 साल का होता तो क्या होता? कुछ ना होता, यहां पे 6 और आ जाता, 6ठा साल भी आ जाता, वो टोटल होता 15 और 6 21 हो जाते। तो आप क्या करते? 6:5:4:3:2:1 की रेशियो में 10 लाख को बांट देते। 6/21 पहले साल, 5/21, 4/21, ऐसे करके आप 10 लाख को बांट देते। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। पॉइंट क्लियर हो गया? नाम पे चला जाए और कुछ भी नहीं है। करो, इसको नोट करो।
चले जी, हो गया नोट यहां तक। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 224 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 225। आज एक बार घर जाके देखना, गृह कार्य है तुम्हारा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 पेज नंबर 224 एंड 225। नेक्स्ट सुनो जरा कहानी अब। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मशीन आर रेट मेथड। नेक्स्ट 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 हेडिंग डालो, मशीन आर रेट मेथड। तो आधे घंटे से कुछ नहीं हो रहा। लिखो मशीन आर रेट मेथड। फालतू बातें मतलब कितनी है, एज इफ तुम्हें अभी घर जाके किताबें खोल के पढ़ना है। कितना हवा मचा रखा है, कुछ करना धरना है तुमने घर जाके, अभी भी कुछ नहीं है। सीधी स्पष्ट बात है, मशीन आर रेट मेथड लिखो। हेडिंग डाल लो, मशीन आर रेट मेथड। जो लोग कह रहे हैं उनको टेस्ट की तैयारी करनी है, उनके लिए ऑप्शन ये है, 2 घंटे यहां बैठ जाओ, क्लास छोड़ देता हूं, पढ़ लो यहीं बैठ के। या 15 से 20 मिनट क्लास और, या 2 घंटे यहां बैठना और है। जो लोग ये कह रहे हैं टेस्ट की तैयारी करनी है, यहां बैठो, टेस्ट की तैयारी करो 2 घंटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बता दो आप, 15-20 मिनट की क्लास या 2 घंटे की तैयारी। 2 घंटे की तैयारी। और जो गया 2 घंटे से पहले, चालान काट दूंगा 100 रुपए का, ठीक है। एक्सेप्ट मी, मतलब मैं तो जाऊंगा ही, कहीं पता लगे मेरे को बिठा लो, ऐसा नहीं। हेडिंग डाल लो, मशीन आर रेट मेथड। हेडिंग डाल लो, मशीन आर रेट मेथड। करना धरना तुमने, मुझे पता कुछ नहीं है घर जाके, बस एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, फटाफट देखो। सुनो सुनो, मशीन आर रेट मेथड। एग्जाम्पल के जरिए समझो कहानी को। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 30 लाख रुपए। बातें नहीं करो, जरा समझ लो। एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 30 लाख रुपए, टोटल वर्किंग आवर्स, वो अपने जीवन में टोटल कितने घंटे चलेगी? 2,40,000 घंटे चलेगी। उसकी स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख। तो पर आवर पहले डेप्शन निकालोगे, पर आवर कैसे निकालोगे सर? 30 लाख माइनस 2 लाख, 28 लाख डिवाइड बाय 2,40,000 घंटे, तो पर आवर की डेप्शन आ गई। अब पहले साल मशीन जो चल रही है वो 3,000 घंटे चल रही है, लिखा है 1 से 3 साल, हर साल मशीनरी 3,000 घंटे चलेगी, 3,000। 4 से लेके 6 साल तक 2600 घंटे चलेगी मशीनरी, और 7 से लेके 10 साल तक 1800 घंटे पर ईयर। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे इसमें? अब सर इसका कहने का मतलब ये है कि पहले 3 साल 3,000 3,000 3,000, अगले 3 साल 2600 2600 2600, और आखिरी के 4 साल 1800 1800 1800 1800, ऐसे मशीन चलने वाली है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे सर? डेप्रिशिएबल अमाउंट की बात करें तो 30 लाख माइनस में 2 लाख, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आ गया? 28 लाख। 28 लाख डिवाइड बाय 2,40,000 घंटे, तो पर आवर डेप्शन कितनी आ गई? 11.66, 11.66। अब पहले साल डेप्शन कितनी लगाओगे सर? पर आ रहा है 11.66, और मशीन कितनी चलेगी? 3,000 घंटे। तो 3,000 इंटू में 11.66, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 इयर्स, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 34,980 हर साल की डेप्शन आएगी। चौथे और पांचवें और छठे साल में कितनी आएगी सर? 2600 घंटे मशीन चलने वाली है, और 1 घंटे की डेप्शन है 11.66। मल्टीप्लाई कर दो, चौथे पांचवें छठे की आ जाएगी, और 7वें 8वें 9वें 10वें की 1800 इंटू में 11.66, तो पर ईयर डेप्शन 2988 आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं है, यूनिट की जगह बस आप डेप्शन किस बेसिस पे लगा रहे हो? आवर्स के बेसिस पे। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पक्का क्लियर हो गया? नोट करो इस एग्जाम्पल को, और उसके बाद आप घर जा सकते हैं।
ठीक है जी, हो गया नोट? ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं मंडे। मेरे से तो मंडे ही मिलोगे। कल तो इंग्लिश का टेस्ट, अकाउंट्स का टेस्ट, लॉ का टेस्ट। अरे वो फ्लो में निकल गया, कोई बात नहीं। तुम्हारी नींद खोलने के लिए बस बोल दिया मैंने, ठीक है।